नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट से सेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा को डाउनलोड कर लीजिए। जेआरएफ अड्डा में जो भी कोर्स हैं वो आपको रिकॉर्डेड और ऑनलाइन दोनों टाइप से मिल जाएंगे और डेली उसमें लाइव सेशन भी होते हैं। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी आपको बेनिफिट होने वाला है। अभी अपन जो एक PYQ सीरीज चल रही थी उसमें अपन ने लास्ट जो वीडियो था उसमें 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के सॉल्व कर लिए थे। तो अभी ये कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के थे, अपन इनको छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद अपन वापस अपने पॉलिटिकल के सब टॉपिक हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए अभी अपन चर्चा करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत पर एरिक वोगलिन के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वोगेलिन राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत को विभाज्य मानते हैं, दोनों को अलग अलग मानते हैं, राजनीति विज्ञान और राजनीति सिद्धांत को, और कहते हैं कि एक के बिना दूसरा संभव है। और राजनीति सिद्धांत विचारधारा स्वप्नलोकीय या वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, बल्कि व्यक्ति और समाज दोनों में ही सही व्यवस्था का अनुभवजन्य विज्ञान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर बी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं ये वही पेपर है जिसमें 6 लोग पास हुए थे राजस्थान में, बाकी कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हुआ था इस एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन से विचारक संरचनावाद सिद्धांत से संबंधित हैं? तो सी लेवी स्ट्रॉस, लुई पियरे अल्थुजर और फर्नांडिस डी सॉसर, ये तीनों ही जो है संरचनावाद सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, तार्किक प्रत्यक्षवाद के विषय में निम्नांकित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो तार्किक प्रत्यक्षवाद को एक आंदोलन का रूप देने में वियना सर्किल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तार्किक प्रत्यक्षवाद तत्व मीमांसा में निहित ज्ञान का खंडन करता है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तार्किक परमाणुवाद सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतकार निम्नलिखित में से कौन है? बर्ट्रैंड रसल है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माइकल ऑक्सफोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफोर्ड राजनीति में रूढ़िवाद, परंपरावाद एवं व्यवहार में एकरूपता और निरंतरता को संशय दृष्टि से देखता है। ऑक्सफोर्ड विषय और वस्तु, तथ्य और मूल्य के बीच अंतर नहीं करते हैं। तो केवल इसका जो राइट 2 है वो सही हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड विषय और वस्तु, तथ्य और मूल्य के बीच अंतर नहीं करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HLA हर्ट ने विशेष अधिकारों को सामान्य अधिकारों से अलग किया है। एन मैककॉर्मिक के अनुसार अधिकार सदैव और आवश्यक रूप से मानवीय अच्छाई से संबंधित होते हैं। HJ मैकक्लोस्की ने अधिकारों का सकारात्मक रूप से वर्णन किया है, जैसा कि करने, पाने, आनंद लेने या किए जाने वाला अधिकार है। तो इसके जो तीनों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक दी मोरलिटी ऑफ फ्रीडम में यह विचार व्यक्त किया कि स्वतंत्रता को मूल्य मुक्तता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, जैसा कि बाधाओं अथवा दबाव की अनुपस्थिति, अपितु इसे मूल्यवान लक्ष्यों की खोज के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये कथन है जोसेफ राज। स्वतंत्रता जो नकारात्मक और सकारात्मक 2 रूप हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तर्क दिया कि केवल पारंपरिक नकारात्मक अधिकार ही वास्तविक सार्वभौमिक मानवाधिकार है और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने आर्थिक अधिकारों को सम्मिलित करके गलती की है, क्योंकि वे आदर्श हैं, सार्वभौमिक रूप से साकार नहीं किए जा सकते। तो एम क्रेस्टन ने यह विचार दिया था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि कानून का साध्य स्वतंत्रता को समाप्त करना या रोकना नहीं, बल्कि उसका संरक्षण एवं संवर्धन है? तो ये जो कथन है ये जॉन लॉक का है। आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्रता पर विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बर्लिन के अनुसार आजादी के रूप में नकारात्मक स्वतंत्रता खुद का काम नहीं है, बल्कि यह काम करने का अवसर है। सकारात्मक स्वतंत्रता में यह विचार भी सम्मिलित है कि व्यक्ति अपना मालिक हो और उसके उच्चतर आत्म का, उसके निरंतर आत्म का प्रभुत्व हो। और उस राजनीतिक स्वतंत्रता केवल सकारात्मक स्वतंत्रता के क्षेत्र से संबंधित है। तो केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे, क्योंकि इस सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध अनेक क्षेत्रों से भी है। समानता पर रॉबर्ट नोजिक के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने इस विचार को पूरी तरह अस्वीकार किया कि समानता के नाम पर धन के पुनर्वितरण के लिए कोई नैतिक आधार है। उसके अनुसार साध्य स्थिति सिद्धांत पुरस्कारों के वितरण के लिए प्रासंगिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल 1 सही हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। माइकल वॉल्जर ने जटिल समानता के सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सामाजिक संस्कृतियों में वस्तुओं और सामाजिक जीवन के क्षेत्र को दिए गए अर्थों की बहुलता को सामने लाता है, जिसने समानता के लिए सार्वभौमिक सिद्धांत लगभग असंभव हो जाता है।
इस प्रकार यह अवधारणा रॉल्सियन प्राथमिक वस्तु की धारणा के विपरीत है। वॉल्जर ने इस बात पर बल दिया कि कोई भी एकल सही वितरण नियम नहीं है, बल्कि 11 बुनियादी वस्तुओं के वितरण के कई नियम हैं, दोनों सही हो जाएंगे। और वॉल्जर के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक सामाजिक वस्तु है या प्रत्येक वस्तु के लिए एक क्षेत्र, ये इसका गलत हो जाएगा, ए और बी इसके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किन विचारकों ने वैश्विक न्याय के लिए सर्वदेशीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है? तो ब्रायन बेरी, चार्ल्स बेटीज, थॉमस पॉगे, हेलिन स्टेनर और चार्ल्स जोन्स। काफी डीपली क्वेश्चन पूछा है, इसके जो पांचों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। लुई पॉजमैन के अनुसार निम्नलिखित में से औपचारिक समानता के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? अरस्तु ने औपचारिक समानता की धारणा कानून के समक्ष समानता, न्याय का जो सिद्धांत है इसका वो भी इससे संबंधित है। हित समानता पर विचार, जॉन रॉल्स की प्रक्रियात्मक समानता की तरह समान विचार और समानता की प्रकल्पना, जब तक कोई कारण न मिले तब तक असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता। और मूल्य आधारित समानता, स्वायत्ता और समानता की समानता, स्वायत्ता और सम्मान की समानता। नैतिक समानता, प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से नैतिक प्रतिनिधि है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है, तो इसके पांचों जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य द्वारा पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद या चर्च का अधिग्रहण धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता? तो ये डॉक्टर एम इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ 1995 के मामले में ये कहा गया था। भारतीय संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सत्र में इसके सदस्यों के अपने भत्ते कम करने का निर्णय लिया गया था? तो 10वां जो सत्र था इसमें कम करने का निर्णय लिया गया था, वर्तमान में तो केवल बढ़ाए जा रहे हैं। भारतीय पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म संबंधी तथ्यों का परीक्षण कीजिए। भारतीय पंथ निरपेक्षता अंत और अंतर धार्मिक वर्चस्व का एक साथ ध्यान केंद्रित करती है। भारतीय पंथ निरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से ही नहीं वरन अल्पसंख्यकों की धार्मिक आज़ादी से भी है, बिल्कुल। और भारतीय पंथ निरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश और अनुकूलता भी है। तीन ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। भारतीय संविधान 101वां संविधान संशोधन, तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर संविधान का 102वां जो संशोधन है, इसका जो अपन राइट आंसर है वो 2143 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वस्तु एवं सेवा कर संविधान का 102वां। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, संविधान का 103वां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का संरक्षण और 104वां आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण की समाप्ति। जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय होते थे, तो 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों में कार्यरत व्यक्तियों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान न करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 33 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 17 के दूसरे भाग के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। सही जवाब। 1977 में नाम परिवर्तित करके सिविल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। नहीं। अनुच्छेद 17 की पालनार्थ संसद ने अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया था। ए और सही हो जाएंगे। 16 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पर सर्वप्रथम संशोधन प्रस्तुत करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? काफी डीपली क्वेश्चन था, डॉक्टर M.R. जयशंकर। नेक्स्ट अपन बात करें भारतीय संघ को विद्वानों द्वारा नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसको जो अर्ध संघीय कहा है, बिल्कुल केसी वियर ने कहा है। और सहायक एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य ग्रेनविल ऑस्टिन नहीं। सर्वोच्च संघ के संथानम, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अनुसरण में संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2000 पारित किया? तो अनुच्छेद 39 और 41। नेक्स्ट अपन बात करें भारत के संविधान में राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध के संदर्भ में नीचे दिए गए सही कोड का उपयोग करके सूची 1 और सूची 2 का सम्मिलित करना है। तो अनुच्छेद 371 के, तो 370 के का संबंध है नागालैंड से, और जो 371 गै का संबंध है वो मणिपुर से। 371 जो घ है इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से, और 371 6 का जो संबंध है वो मिजोरम से है। ये जो भारतीय संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूचियां जो दी गई हैं। नेक्स्ट अपन बात करें भारत के संविधान के मजबूत केंद्रीकरण पूर्वाग्रह के बावजूद भारत की संघीय व्यवस्था में एक बड़ा पुनर्संतुलन हुआ है,
जिसमें धीरे धीरे देश की अर्ध संघीय व्यवस्था को अधिक विशिष्ट बहुस्तरीय सहकारी संघवाद में परिवर्तित कर दिया गया है। इस परिघटना के पीछे का कारण एक तो देखिए 1991 में प्रारंभ हुई आर्थिक सुधार प्रक्रिया, जिसमें भारत ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण अपनाया था। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, केंद्रीयकृत नियोजन को कमजोर होने और आर्थिक विकास में राज्य सरकारों के लिए कार्यवाही की अधिक स्वतंत्रता को जन्म दिया। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का अंत, क्षेत्रीय और जातीय आधारित दलों का उदय और गठबंधन राजनीति के एक नए युग के उदय ने भारत की एक दल प्रभुत्व पार्टी प्रणाली को परिवर्तित कर दिया। दोनों सही हो जाएंगे इसके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान में निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सम्मिलित नहीं है? तो समझौता नहीं है, संधि, अभिसमय और करार तीनों उल्लेखित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से सशक्त सभी विवादों का विनिश्चय भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत किया है। तो दोनों कथन इसके, न तो कथन 1 और न तो कथन 2 सही है, दोनों गलत हो जाएंगे इसके। ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग नहीं, इसका जो अंतिम जो निर्णय होगा वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवादों से संबंधित गलत युग्म को पहचानना है। तो वंशधारा नदी जल विवाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश में है। महानदी जल विवाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ में है। मुल्ला पेरियार बांध केरल और तमिलनाडु में है। और बम्बली बैराज ये गलत हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। लोकसभा में सदन के नेता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन के नेता के रूप में कार्य करता है, सिवाय इसके जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता। बिल्कुल सही है। और यह परंपरा रही कि जब लोकसभा का सत्र चल रहा हो और सदस्य सदन का नेता लंबे समय तक अनुपस्थित हो तो लोकसभा अध्यक्ष सदन के नेता से परामर्श कर लोकसभा में विपक्ष के नेता को सूचित करता है कि कौन लोकसभा में सदन के नेता के रूप में कार्य करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है और इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की जाए, गलत हो जाएगा ये। केवल एक राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 जो प्रधानमंत्री से संबंधित है, मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं। नहीं, राष्ट्रपति के होता है। सलाह इसमें प्रधानमंत्री की होती है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोनों गलत हो जाएंगे ये। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि इनका जो सूची मिलान करना है कि संविधान का सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, तो 127 गलत हो जाएगा। और निर्णयों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन वह 137 सही है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होना, तो अनुच्छेद 141 पूरे भारत पर लागू होते हैं। तो अनुच्छेद केवल 2 और 3 सही हो जाएंगे इसमें। भारत के संघीय बजट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होती जिस दिन यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब बजट प्रस्तुत किया जा चुका हो तो लोकसभा अध्यक्ष उस पर चर्चा प्रारंभ होने के लिए कोई दिन नियत तय कर सकता है और यह चर्चा उतने समय तक जारी रह सकती है जो लोकसभा नियत करे। दोनों सही हो जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष वित्त मंत्री से परामर्श करके अनुदानों की मांग पर चर्चा तथा मतदान के लिए उतने दिन नियत तय कर सकता है जितने लोकहित में सुसंगत हो। नहीं, ये नहीं होगा, केवल ए और बी इसका सही हो जाएगा। भारत के संविधान में मंत्रियों के बारे में उपबंधों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं होगी। तो ये 15% है। मुख्यमंत्री सहित 10 से कम नहीं होगी, ये 12 है। तो दोनों गलत हो जाएंगे। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री द्वारा चयनित कोई सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद व्यक्त करने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा। तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति जो सदस्य है वो प्रस्तुत कर सकेगा। प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा चयनित दूसरे सदस्य द्वारा किया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव की सूचना पर प्रस्तावक व अनुमोदनकर्ता के हस्ताक्षर होंगे और यह मंत्री संसदीय कार्य विभाग के जरिए राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव को भेजी जाएगी। जो उत्तर नंबर 4 है, धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे रूप में संशोधन प्रस्तुत किए जा सकेंगे जिसे मुख्यमंत्री उचित समझे। तो इसमें कोई संशोधन नहीं होता। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के कार्य के किसी अस्थायी वृद्धि के कारण अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति अस्थायी रूप से 2 वर्ष से अधिक नहीं की जा सकती। तो केवल 2 सही होगा, आंसर 1 इसका सही नहीं होगा।
संविधान का 104वां संविधान संशोधन 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 के पार्श्व शीर्ष में 70 वर्ष के स्थान पर कपितः अवधि कर दिया गया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हर 10 वर्ष बाद में यह बढ़ाया जा रहा था। और इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 के खंड क और ख के बाद 70 वर्ष शब्दों के स्थान पर खंड ख और खंड ख के बारे में 80 वर्ष कर दिया गया है, क्योंकि हर 10 वर्ष अपन इसको बढ़ा रहे हैं। और इस संशोधन में खंड 1-2 के अनुसार यह 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। तो ये इसका सही हो जाएगा। और जो ये 80 वर्ष है इसको हटाकर इसको कपितः वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन 1 और 3 जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका गलत हो जाएगा। हालांकि 80 वर्ष हो गया है, लेकिन उसके स्थान पर जो शब्द है वो कपितः वर्ष का शब्द का प्रयोग कर दिया है। नेक्स्ट अपन बात करें, पंचायती राज अधिनियम 1994 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो 30 जो है धारा वो सदस्यों के भत्ते, ये सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित है। धारा 29 प्रमुख और उप प्रमुख का निर्वाचन है। 32 सरपंच और उप सरपंच की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य हैं। 33 में प्रधान की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला अपन देखें, पंचायत क्षेत्र में पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है, अनुच्छेद 243 अड़े सही हो जाएगा। पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 243 है, ये गलत हो जाएगा। किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन उसके विघटित की तारीख से 6 माह की अवधि से समाप्ति से पूर्व किया जाना चाहिए, ये सही है। और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना, ये भी सही है, अनुच्छेद 243 6 के। निम्नांकित विद्वानों में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में लगभग सभी राजनीतिक दल मूल्यों या संस्थाओं के प्रति निष्ठा के बजाय नेताओं के प्रति निष्ठा पर आधारित होती हैं। उनमें से लगभग सभी आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, वे अलग अलग हद तक केंद्रीकृत हैं। तो जेम्स मेनार ने यह कथन कहा था। और भारत के संविधान के भाग 9 में उल्लेखित नगर पालिकाओं की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समय पूर्व विघटित के पहले नगर पालिका को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये अभी आप लोगों ने जयपुर में देखा भी होगा। विघटन के पश्चात गठित नगर पालिका 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए होगी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ये जो अपना अभी हाल ही में आयोजित पेपर था और काफ़ी लेवल इसका टफ रहा, और पूरे राजस्थान में केवल 6 कैंडिडेट इसको क्वालिफाई कर पाए हैं, बाकी कोई कैंडिडेट इसको क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तो एक बार आप इस वीडियो को देखिएगा, पिछले 2 वीडियो भी देखिएगा, आपको कैसे लगे और क्या इसका लेवल रहा, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है या नेट की तैयारी करनी है उसके लिए आप इसको बेस बनाकर काम कीजिए। और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।